सो डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अनअकैडमी पे नेवी के लिए नई बैचेस शुरू हो चुकी हैं 2021 की। तो आप देख सकते हो 5 मई से, कब से 5 मई से ये एक नया बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है मंजिल नेवी 2021। ठीक है, ये कंप्लीट बैच है आपका। ये कब से कब तक चलेगा? 5 मई से 30 जून तक। ठीक है, कब तक? 5 मई से 30 जून तक। और डिफेंस के जो टॉप एजुकेटर अवेलेबल है अनअकैडमी पे, वो सभी इसमें क्लास ले रहे हैं। तो यदि आप अभी से नेवी की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करो भाई, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, एनडीए सेकंड के लिए ये टारगेट एनडीए नाम का कंप्लीट कोर्स शुरू हुआ है 12 मई से। कब से? 12 मई से कब तक चलेगा? 30 अगस्त तक। और आप देख सकते हो डिफेंस के जो भी टॉप एजुकेटर हैं, ठीक है, एनडीए के जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, वो सभी इसमें क्लास ले रहे हैं। तो भाई इंतजार क्या करना है, फटाफट अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और जाकर के ये बैच कोर्स आप ज्वाइन कर लो, जहाँ से आपके एनडीए की तैयारी बेहतर हो जाने वाली है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है यहाँ पे मेगा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे। ठीक है, आपके लिए एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट के लिए मेगा ऑफर चल रहा है। आप देख सकते हो ये कब से कब तक है। ये ऑफर वैलिड है केवल 12 मई से। कब से? 12 मई से लेकर 19 मई 2021 तक। ये ऑफर क्या है देख लो। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, प्लस कोर्स का, अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अलग से फ्री मिलेगा। भाई आप देख सकते हो मेगा ऑफर ये। 1 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अलग से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो क्या कर रहे हो, देर बिल्कुल नहीं करना है। फटाफट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाओ उसे फोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के वक्त जो है जो भी रेफरल कोड मांगेगा, स्टैंड अप क्लासेस आप यूज करना रेफरल कोड में। इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो आप रेफरल कोड यूज करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और जब भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ अनअकैडमी पे इनरोल करो अपने आपको और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दो। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। तो स्वागत है टॉपर्स बैच 2021-2022 में। आज फिजिक्स की 5th क्लास है। पिछली 4 क्लासेस में हमने अपने 2 यूनिट कंप्लीट किए। उन 2 यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, फॉर्मूला सीट बनाइए और उनसे क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, साथ में सॉल्व करते रहिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स ड्यूरिंग इट्स राइज, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा? इसका हिंदी में हो गया कि एक बॉडी है जिसे हमने किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, किसी वेलोसिटी से फेंका, जो मान ली u है, और उसके बाद जब ऊपर बॉडी जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा? अच्छा ठीक है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले इसका वो लिखूं, एक्सप्रेशन तो वो होता है mgh, यानी mg तो चेंज होने वाला नहीं है, यानी h चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो बॉडी ऊपर जा रही है, यहाँ पे h 0 था इनिशियली, फिर h बढ़ेगा, फिर h बढ़ेगा, फिर h बढ़ेगा, यानी h का इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे h बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगा। तो ठीक है, हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी का क्या किया जाए? तो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी, मास चेंज होगा, मास तो चेंज होगा नहीं, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। आइए वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं कि मान लीजिए बॉडी किसी वेलोसिटी से फेंकी गई जो थी 5, मैं 5 मान सकता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ से हमने बॉडी को फेंका। इसका एसेलरेशन कहाँ लग रहा है? बॉडी का एसेलरेशन नीचे लगेगा, अर्थ की तरफ। एसेलरेशन ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अब एसेलरेशन और वेलोसिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। 5, यहाँ 5 है, फिर 4, फिर 3, एक टाइम आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वहीं से बॉडी दोबारा वापस गिरनी शुरू हो गई। तो यानी वेलोसिटी जो है बॉडी की सबसे पहले डिक्रीज हो रही है। यहाँ 5 थी, 4 हो रही है, 3 हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हुआ बी, जो है ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ में अगर मैं ऐड करूं, तो मान लीजिए बॉडी यहाँ है,
सबसे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, ठीक है। अगर बॉडी सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है, ठीक है, यहाँ बॉडी पहुंच गई, ये है अर्थ सरफेस, उसके बाद बॉडी डिसेंड करेगी, नीचे आएगी, गिरेगी, उस समय क्या होगा? तो अगर मैं उस कंडीशन में बात करूं तो देखिए ये एच डिक्रीज हो रहा है, बॉडी नीचे आ रही है, एच डिक्रीज हो रहा है यानी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और कोई भी बॉल सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो हो गई उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है, और एसेलरेशन की भी डायरेक्शन यही है। एसेलरेशन और वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऊपर थी। इसमें मैंने दोनों डिस्कस किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट, ये सब जो हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रोटेशनल मोशन के वर्ड्स हैं। जैसा मास का काम होता है लीनियर मोशन में, मास क्या करता है? रेजिस्ट करता है कोई चेंज, वही काम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में। अच्छा ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। तो आई अल्फा पूछ रहा है, आई अल्फा क्या होता है? आई अल्फा होता है टॉर्क, या आप इसे एक फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं। टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा, ठीक है। टॉर्क का एक और फार्मूला होता है, यानी यहाँ पे हो गया इसका टॉर्क, टॉर्क का एक और फार्मूला होता है जी, ये तो सबसे पहले हो गया आई अल्फा। दूसरा फार्मूला जो टॉर्क का होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, रेडियस वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर। ये इसके यहाँ पे स्केलर टर्म में बताया गया है, यहाँ पे वेक्टर टर्म में बताया गया है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद करके रखिए, आर क्रॉस एफ और आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है पावर। पर ये हुआ कैसे? आइए इसे डिराइव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि होता कैसे है फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर। अच्छा, पावर होता क्या है? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, यही तो होता है पावर। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी किसी बॉडी में क्या होती है? वो होती है वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, अच्छा वर्क डन क्या होता है? यानी पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन तो हमें पता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी तो हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी कैसे हुई? ये है आपके डिस्टेंस, ये आपके टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी हुई। तो इस तरह से पावर का फॉर्मूला बनता है एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चनों में आता है। तो ये हुआ पावर। तो यहाँ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड of length L about an axis perpendicular to rod about its midpoint। यानी इस क्वेश्चन में ये अगर कोई रॉड है तो सबसे पहले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पूछ रहा है इसके मिड पॉइंट में। इस अगर ये एक्सिस हुई और इस एक्सिस से ये रोटेट करता है रॉड मिड पॉइंट वाली एक्सिस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसे अगर मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँ तो ये होता है 1/12 ml², ये आपको याद होना चाहिए। और अगर मैं एक और चीज़ इसके बारे में बता दूं कि ये जो है ये रॉड है, और यहाँ पे अगर ये पूछता है कि यहाँ पे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुई अगर इस एक्सिस से रोटेट करता है रॉड, इस एक्सिस से ये फिक्स है और यहाँ से ये रॉड रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ऐसे 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 करके, तो यहाँ पे होती है 1/3 ml²। इसका डेरिवेशन भी अगर हमें एक चीज़ याद होती है, जैसे ये देखिए हमें ये चीज़ याद है 1/3 ml², मुझे पता है 1/3 ml²। मुझे अगर फाइंड करने एक तो चीज़ आप याद करके रखिए, और ये वाला भी आप याद कर लीजिए कि 1/12 ml² होता है
लास्ट पार्ट में मैं इसका डेरिवेशन दिखाता हूँ कि ये एक थ्योरम लगा के आप पता कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट पार्ट में मैं उसे सॉल्व करता हूँ। 5वां क्वेश्चन है, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पॉजेज। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग पॉजेज, कोई मोशन हो रहा है स्प्रिंग में? नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है नहीं, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग ये होता है, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग ऐसे 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 हम डिनोट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अब इसे कंप्रेस कर दिया मैंने, इसे कंप्रेस कैसे किया, इसे कंप्रेस किया यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू कुछ तो मतलब माइनस में आ गया, मान लीजिए -5 आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 था। तो इस टाइम स्प्रिंग की पोजीशन चेंज हुई है। एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, या तो हाइट की वजह से या अपनी पोजीशन की वजह से। तो इस टाइम उसकी पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, अगर अभी इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, कंप्रेस्ड है, बिल्कुल रुकी हुई है, तो इसमें v इज इक्वल टू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकता। तो ये वाला स्ट्रिंग वाली चीज़ कंप्लीट होती है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको मैं एक और चीज़ कि इसकी जैसे मान लीजिए ये होती है स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसके बाद ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ये x इज इक्वल टू 0 है। तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस समय काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि स्प्रिंग मूव ही नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए x इज इक्वल, इसके बाद स्प्रिंग को हमने कोई फोर्स लगी थी उसे हटा दिया, स्प्रिंग मोशन में आई, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है, वेलोसिटी, स्प्रिंग अभी भी मोशन में आई है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये x इज इक्वल टू यहाँ था, दूर था इसकी पोजीशन, बाद में ये पास आती जा रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस समय डिक्रीज कर रही है। ये चीज आपको समझ आ रही है कि अगर स्प्रिंग जो है यहाँ पे थी सबसे पहले, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे थी, अगर स्प्रिंग सबसे पहले, तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद अगर स्प्रिंग डिक्रीज करेगी, वो चेंज किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यही तो है, काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज होगा, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर मैं इसी चीज में एक और चीज समझाना चाहूँ कि अगर इसको ऐसे कंप्रेस किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मिड पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर स्प्रिंग कंप्रेशन की बात होती है, रुकी हुई नहीं है, कंप्रेस हुई, तो इसका मूवमेंट शुरू हुआ यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे, अभी ये कंप्रेस हुई थी, फिर इसका मूवमेंट शुरू हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि इस समय स्प्रिंग की कोई भी वैल्यू, जैसे स्प्रिंग का कोई भी पोजीशन से शिफ्टिंग नहीं हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, इस समय वेलोसिटी पे मैक्सिमम पे पहुंच गई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गई। ठीक है, इसके आगे जाते हैं तो क्या होता है, इसके आगे अगर स्प्रिंग मूव होती है, x इज इक्वल टू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि ये दूर जा रहा है, पोजीशन इसकी दूर जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्स थी, वेलोसिटी मैक्स थी, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो चलिए, आपने स्प्रिंग को कंप्लीटली समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
वेलोसिटी का स्क्वायर होता है तो 3 गुना हुई है, तो ये हो गया 9 गुना। इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें साथ में सॉल्व करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ साइकिल बिकम 2 टाइम्स, यानी स्पीड जो है v डैश हो गया 2v, देन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन सेम है, तो इसे भी सेम उसी तरह निकाल लेंगे। k डैश इज 1/2, मास तो सेम होगा साइकिल का, v डैश का स्क्वायर 1/2 m, और स्पीड क्या हुई है 2v, यानी 2v का स्क्वायर। यहाँ से मैं 4 को फिर से कॉमन निकाल लूंगा, k डैश इज 4 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया 1/2 mv स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, यानी अगेन 4 टाइम्स, इसे भी डायरेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए गाइज, यहाँ हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। तो मैं सबसे पहले वो डिस्कस कर दूँ ये रॉड वाला, कि सबसे पहले यहाँ तो मुझे पता होता है कि यहाँ होता है 1/12 ml स्क्वायर सेंटर पे, और यहाँ पे होता है 1/3 ml स्क्वायर। तो मुझे एक सेंटर वाला तो याद होना चाहिए हर चीज़ का, और ये 1/3 वैसे तो आप याद कर सकते हैं, पर अगर मान लीजिए किसी और पोजीशन में फाइंड करने को आ गया, जैसे यहाँ पे फाइंड करने को आ गया, यहाँ पे फाइंड करने को आ गया, और इसकी डिस्टेंस दे दी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो एक थ्योरम होता है जिसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यानी मान लीजिए ये रॉड है और इसके सेंटर पे हमें पता होता है, सेंटर पे पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml स्क्वायर, जहाँ m है मास, l है उसकी लेंथ। और मान लीजिए किसी और पोजीशन पे फाइंड करने के लिए कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ ताकि वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये रूल सही है कि नहीं। यहाँ पे मुझे पता है होता है 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है। मैं यहीं पे फाइंड करके देखता हूँ अपने रूल के हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से, तो कैसे आता है। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, ठीक है। तो ये लॉ कहता क्या है कि मान लो अगर तुम्हारा कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस पे फाइंड करना है, जो हमारी एक्सिस मान लीजिए ये p है, ये q है, ये p है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर p पे फाइंड करना है, मुझे उसके लिए क्या पता होना चाहिए? मुझे इसके लिए ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है इस रॉड के लिए, इस रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास ये है। तो उस सेंटर ऑफ मास पे जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पता होनी चाहिए, और उसके अलावा रॉड का मास लिख दो, और उसके बीच की डिस्टेंस मान लो x है, तो mx स्क्वायर लिख दो, यानी IQ जो उसके सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस m मास ऑफ रॉड इंटू x स्क्वायर, यानी जो उसके बीच की डिस्टेंस है उसका x स्क्वायर, ठीक है। तो IP में इसमें वैल्यू पुट करके देखता हूँ, IP इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट सेंटर कितना होता है 1/12 ml स्क्वायर। मास ऑफ रॉड कितना था इसमें m, और ये डिस्टेंस क्या है? अच्छा ये l है टोटल, तो ये डिस्टेंस क्या हुई l/2, यानी ये हुई l/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू देख लीजिए, ये हो गया 1/12 ml स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1/12 ml स्क्वायर 1/4 ml स्क्वायर। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो IP जो था वो हो गया 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/4 ml स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने LCM 12, ये हो गया ml स्क्वायर, ये हो गया 3, ये हो गया फाइनली 1/3 ml स्क्वायर। तो आपको समझ आ गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसी भी एक्सिस पे फाइंड करनी है, ये हो गया मान लीजिए O, तो IO क्या होगा? आपको सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे, और उसके प्लस कर दो मास ऑफ रॉड इनटू उसके बीच की डिस्टेंस, ये। तो ये होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फाइनली होता है कंप्लीट। कल हम लेवल 2 के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो तब तक सारी पिछली वीडियोस को आप देखिए, उनको रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी कीजिए। इस समय टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो मुश्किल से 20 मिनट की आती हैं, 20 मिनट में आपका एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाता है। आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं उस चैप्टर में, वो सब आपको रिमेंबर होने लगती है, और हम इस हर चीज़ समझाते हैं कि चीज़ कैसे हुई है,
तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी कीजिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।